बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि करंट अफेयर्स के पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने वो कैसे अटेम्प्ट करना है। ये हमें एक क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो बताएं। तो इस हवाले से हम डिटेल से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और बात, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि बताएं, तो वो हम बता चुके हैं। CSS 2021 के लिए जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप अगर चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने पिछले साल भी कुछ टॉपिक्स बताए थे और उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स CSS 2020 के पेपर में आए भी थे। और हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, उनको हम अपडेट करते रहें। उनके लिए हम ऐसा कंटेंट लेकर आते रहें जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की रूटीन है और आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स का पेपर अटैम्प्ट करना मुश्किल नहीं होगा। बट द राइट पैटर्न, आपको एक क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें एक क्वेश्चन के अंदर आनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, करंट इश्यूज, सॉल्यूशंस, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड को आप कंबाइन भी कर सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन हो और एक पैराग्राफ में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें उस टॉपिक का। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे कि ऐसी चीज़ जिससे पढ़ने वाला फ़ौरन से हुक हो जाए और उसको ये भी पता चल जाए कि जो भी क्वेश्चन है आपको उसके बारे में कम्प्लीटली समझ आ चुकी है और वो आपने किस तरह से आगे लेके चलना है। जो आपकी हाइलाइट्स होंगी क्वेश्चन के अंदर वो भी आपने बतानी है और एक ओवरव्यू सा दे देना है अपने पूरे क्वेश्चन का। और बैकग्राउंड के अंदर आपने जो भी टॉपिक है उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, उसके ऊपर बात करनी है, वो बता देना है। फिर करंट इश्यूज़ यानी कि फ़िलहाल जो भी सिचुएशन है वो क्या है, करंट सिनारियोज़ क्या हैं और रीज़न्स क्या हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं, और उसके बाद आपने उसके सॉल्यूशंस देने हैं। यानी कि 3 मेन चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, आपको प्रॉब्लम का पता हो। नंबर 2, आपको ये पता हो कि वो प्रॉब्लम क्यों है, उसके रीज़न्स क्या हैं या उसके कॉजेज़ क्या हैं। और नंबर 3, व्हाट विल बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस। और उसके बाद एक होगा कंक्लूजन का पैराग्राफ। अब हम एक एक करके देखते हैं, एक क्वेश्चन की एग्जांपल लेके कि इस एक क्वेश्चन को हमने कम्प्लीटली कैसे अटेम्प्ट करना होगा पेपर में। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जब भी बात करें तो चाहे आप बोल के कर रहे हों या लिख के कर रहे हों, तो जो सुनने वाला या पढ़ने वाला है वो इंगेज हो उसमें, वो तवज्जो से सुने, उसको वो इंटरेस्टिंग लगे, उसको वो काम की बात लगे। तो इसलिए जब आपने इंट्रोडक्शन लिखना है या अपने सवाल का जवाब लिखना शुरू करना है तो वो भी पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वाले को अपील करे और वो ये भी चाहे कि इस जवाब में या इस सफ़े पर आगे क्या लिखा हुआ है मैं वो भी पढ़ूँ। तो अगर आप किसी कोट से, कोटेशन से स्टार्ट करते हैं अपना सवाल का जवाब तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है और उसमें आपके लिए आसानी होगी। अगर आप छोटे छोटे कोट्स या छोटी कोटेशंस याद करें, उनको याद रखना भी आपके लिए आसान होगा। ब्रेनी कोट्स एक वेबसाइट है, आप वहाँ से ले सकते हैं कोट्स, अगर आपने किसी भी टॉपिक के हवाले से कोट्स लेने हैं। और उससे एक ये भी आपको फ़ायदा होगा कि जब आप हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ 2-3 कोटेशंस याद रखेंगे तो वो आपको ऐसे लिखने में भी काम आएंगी। जैसे यहाँ पे कुछ कोटेशंस हैं। इन पीस सन्स बेरी देयर फादर्स, इन वॉर फादर्स बेरी देयर सन्स। अब हम यहाँ पे टॉपिक जो कर रहे हैं वो है US तालिबान पीस डील फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, या US तालिबान पीस प्रोसेस के फ्यूचर सिनारियोज़ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसके हवाले से हम कोटेशंस देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमने सवाल का जवाब शुरू कैसे करना है। तो शुरू में हम ये अगर वॉर से रिलेटेड ये कोटेशंस हैं तो हम इसी तरह से शुरू करेंगे कि वॉर जो है वो कोई इतनी लाइकेबल चीज़ नहीं है, क्योंकि जो वॉर लड़ने वाला कंट्री होता है वो उसके लिए भी इन द एंड अच्छी नहीं होती है, और जो जिस कंट्री के ऊपर वॉर मुसल्लत की जाती है वो उसके लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो दोनों कंट्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। जीतने वाले कंट्री का फ़ायदा सिर्फ फ़तह ही होती है और उसके अलावा इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं, और जो जिस कंट्री से जंग लड़ी जाती है तो उसका भी नुकसान ही होता है। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह का हम स्टार्ट देंगे इस सवाल के जवाब में। तो इसलिए जो कोटेशंस हैं वो इस तरह की हैं। इफ़ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। और older men declare war, but it is the youth that must fight and die. War does not determine who is right, only
हु इज़ लेफ्ट, और जो इस कोटेशन जिसने ये कही है बात, वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये बात किसने कही है। अदरवाइज़ आप स्टार्ट में ना लिखें कोटेशन। अगर आपको ये नहीं पता कि ये किसका कॉल है या ये बात किसने कही है, तो आप उसको कहीं अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें किसी और जगह पर, पैराग्राफ के दरमियान में, कि समवन हैज़ राइटली सेड, इस तरह से करके, या फिर देयर इज़ अ फेमस कोट, इस तरह करके आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पता कि ये कोटेशन है किसकी और आपको वो कोटेशन याद है। कोटेशन से स्टार्ट करने के बाद आगे हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आपने एक ओवरव्यू दे देना है पूरे प्रॉब्लम का। अब जैसे यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन में है कि अमेरिकाज़ डिज़ायर फॉर ए पॉलिटिकल सेटलमेंट that it now seeks in Afghanistan has come too late and after paying a heavy cost। अब जैसे हमने पहले कोटेशंस देखी थी कि वॉर से रिलेटेड कोटेशन है, इफ़ वी डोंट एंड वॉर विल एंड अस। अगर हम ये कोटेशन लिखें और उसके बाद आगे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, तो ये इस तरह से बहुत रिलेटेबल लगेगा उस कोटेशन के साथ कि अमेरिकाज़ डिज़ायर फॉर पॉलिटिकल सेटलमेंट दैट इट नाउ सीक्स इन अफगानिस्तान हैज़ कम टू लेट एंड आफ्टर पेइंग ए हैवी कॉस्ट। ठीक है, यानी कि नुकसान उठाने के बाद अब अमेरिका ये चाहता है कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए। And again, the whole Afghan conflict has brought us closer to understanding that real-time war is no longer akin to Clausewitz's notion of war as continuation of policy by other means। क्लाउज़विट्ज़ जो थे वो एक प्रशियन जनरल और मिलिट्री थ्योरिस्ट थे, और उन्होंने वॉर के मॉरल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को काफ़ी हाईलाइट किया था, काफ़ी उसके ऊपर स्ट्रेस किया था। तो यहाँ पे उनके नोशन की बात की गई है और उसके बाद आगे फैक्टर्स की बात की गई है कुछ के, इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें इकोनॉमिक्स और कल्चर, पर्सनल बेनिफिट्स एंड इलेक्टोरल गेन्स भी हैं दैट ड्राइव एंड गाइड द कोर्स ऑफ वॉर एंड ऑल्सो गेट सब्सिक्वेंटली अफेक्टेड बाय वॉर। इफ़ यूनाइटेड स्टेट्स हैड मेंटेन एनी failed assumption chart of its political and military failure met during 19 years long war in Afghanistan, incorrect political estimates would certainly stand out as major reason। अब जैसे शुरू में हमने कहा था कि कोई भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि वो प्रॉब्लम है क्या, और फिर हम ये देखेंगे कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, और फिर हम आगे सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी तरह से पहले हमने फैक्टर्स की बात कर ली है, उसके बाद हमने इसकी रीजंस की बात कर ली है। आगे है द मिलिट्री एंड ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इन अफगानिस्तान वर कंटिन्यूड डिस्पाइट फेलिंग टू मीट द political ends until re-evaluated late in 2010। For a long time, the question at the heart of American war in Afghanistan has been whether the war is winnable and should the US continue to fight it। इस तरह से आप क्वेश्चन की फॉर्म में भी कोई चीज़ लिख सकते हैं। It all depends on your style of writing। After 18 years of war, thousands of lives lost and hundreds of billions of dollars squandered, now that the Americans are finally answering this question, it seems appropriate to reflect upon the post-war developing scenarios। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी ही मुश्किल तरीके से और इतने ही लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाकर लिखना है। आप सिंपल लैंग्वेज में और छोटे सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए और मैच्योर रखनी चाहिए राइटिंग। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब अगर हम चाहें तो एक पैराग्राफ में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हैं, जो भी इसकी हिस्ट्री थी उसके बारे में, वॉर की जो इसकी हिस्ट्री थी। लेकिन अगर हम नहीं चाहते तो हम एक टेबल की फॉर्म में भी बता सकते हैं। टेबल्स और जो डायग्राम्स या फिर ग्राफ्स, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं पढ़ने वाले के ऊपर, टाइम बचता है, और इसके अलावा जो आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन है वो भी बेहतर होती है उससे। आप टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर कोई अगर ग्राफ नहीं है आपके पास, इस तरह का सवाल है, तो आप उसके अंदर कोई चीज़ टेबल की फॉर्म में डाल सकते हैं। अगर जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसके जवाब में आप कोई ना कोई ग्राफ ज़रूर डाल सकते हैं। जैसे अगर इकोनॉमी पे सवाल है तो आप बजट के हवाले से कोई ग्राफ डाल सकते हैं कि डेट सर्विंग इतनी थी, और जो 2020 था उसमें डेट सर्विंग इतनी थी, और उसके अंदर डिफेंस का बजट इतना था, और जो फेडरल बजट था वो इतना था, और डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितना स्पेंड हुआ।
ये मैंने कुछ ईयर्स की डिटेल्स डाली हैं इस टेबल के अंदर। अगर आपको बाकी ईयर्स की भी चाहिए डिटेल्स तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके तो देख सकते हैं फर्दर डिटेल्स। तो कि 1999 में क्या हुआ, उसके बाद 2001 में क्या हुआ, और अब 2020 में क्या सिनारियो है लेटेस्ट। तो ये एक ओवरऑल बैकग्राउंड का आ गया है यूएस वॉर इन अफ़गानिस्तान 1999 से 2020 तक। आप अगर चाहें तो आप कुछ कम भी कर सकते हैं, जैसे 2011 से 2020 तक, या जिस तरह से आपको याद हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट डेट्स मेंशन हैं तो आपको अगर नहीं याद हो रही तो आपने वो भी याद करनी है सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। यस, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको याद होनी चाहिए इस तरह की डेट्स, लेकिन अगर आपको सिर्फ साल ही याद है, मतलब 1999 याद है, ईयर ही याद है, तो आगे उसके इवेंट आप लिख सकते हैं। The Taliban insurgency remains resilient nearly 2 decades after US-led forces toppled its regime in what led to the United States' longest war. फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स या फ्यूचर सिनेरियोज जो हैं उनके हवाले से हमने बात करनी है यूएस तालिबान पीस डील को सामने रखते हुए। तो अब हम देखते हैं कि इसमें तीन हो सकते हैं पॉसिबल सिनेरियोज। एक ये है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ तालिबान्स पॉलिटिकल रोल एज ए रिज़ल्ट ऑफ सक्सेसफुल पीस प्रोसेस, अगर सक्सेसफुल हो जाता है पीस प्रोसेस तो, और फॉर्मलाइज हो जाए तालिबान का पॉलिटिकल रोल। दूसरा है ये है कि पीस प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होता, फेल हो जाता है, एंड यूएस डिसाइड्स टू पुल आउट इट्स ट्रूप्स मेंटेनिंग मिनिमल मिलिट्री एंड सिविल प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। ये क्यों होगा? ये इस वजह से होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके इलेक्शन मैंडेट का ये हिस्सा था कि वो यूएस ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से निकालेंगे, तो वो बाय हुक और क्रूक किसी भी सूरत में उनको निकालेंगे। और उसके लिए पीस टॉक सक्सेसफुल होती हैं या नहीं होती, तो दोनों सूरतों में वो वहाँ से अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे, लेकिन वहाँ उस उनकी जो आर्मी है उसकी मिनिमल प्रेजेंस रहेगी। यूएस ने इतना टाइम अफ़गानिस्तान में अपनी आर्मी रखी है, 20 ईयर्स ऑलमोस्ट, जो लॉन्गेस्ट वॉर है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पूरा का पूरा कंट्रोल आउटराइट ख़त्म हो जाएगा अफ़गानिस्तान पे से। इस वजह से वो मिनिमल प्रेजेंस अपनी चाहेगा अफ़गानिस्तान में, ताकि रीजन के ऊपर उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस रहे। और तीसरा पॉसिबल सिनारियो है कि तालिबान एक्नॉलेज द यूएस रोल इन अफगान नेशन बिल्डिंग एंड एग्री दैट अफगानिस्तान बिकम्स ए क्वेज़ी यूएस क्लाइंट स्टेट फॉर political, social and economic development via sustained US economic and military aid। अब हम एक एक करके देख लेते हैं आगे कि इनको कैसे करना है। अगर आप चाहें तो ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, जैसे ये ग्राफ्स हैं यूएस ट्रूप्स इन अफ़गानिस्तान 2001 में कितने थे और 2017 तक की का ये ग्राफ है कि कितने थे। और इसी तरह एक दूसरा ग्राफ है जिसमें है रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ बॉम्ब्स ड्रॉप्ड ऑन अफ़गानिस्तान इन 2018। ये 2004 में 86 बॉम्ब्स और 2018 में 5213 थे। तो इस तरह से आप कुछ अगर पूरा ग्राफ नहीं याद होता तो कुछ वैल्यूज़ याद कर लें, जैसे 86 है और फिर उसके बाद जब 915 है और फिर इस तरह से जैसे ही पीक हो गई है 2018 में, इस तरह से आप याद कर लें। और जो ये यूएस ट्रूप्स इन अफ़गानिस्तान वाला ग्राफ है ये भी आसान सा है, इसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये जब आप अपने क्वेश्चन में बनाएंगे आंसर लिखते हुए तो एग्ज़ामिनर जो पढ़ने वाला होगा उसको पता होगा कि ये बंदा इन्फॉर्म्ड है और इसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की है। अब देखते हैं कि जो पहली हमने बात की थी कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ तालिबान्स पॉलिटिकल रोल एज ए रिज़ल्ट ऑफ सक्सेसफुल पीस प्रोसेस, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ये लीस्ट लाइकली फ्यूचर पॉलिटिकल सिनेरियो है कि तालिबान के साथ जो है वो पीस टॉक सक्सेसफुल हो जाएं। ये हम अभी भी देख रहे हैं कि फ़रवरी में इनके टॉक्स का आगाज़ हुआ था और उसके बाद कोई इंट्रा अफ़गान डायलॉग्स होने थे, कोई खातिर ख़्वाह हमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। जो भी सिचुएशन थी उसमें सीज़ फायर भी नहीं हुआ। उसमें यह है कि जो तालिबान हैं उनकी अपनी भी जो उनका अपना कंट्रोल भी नहीं है, उनकी अपनी फैक्शंस के ऊपर। तालिबान की बहुत सारी फैक्शंस हैं और उन सब फैक्शंस के ऊपर तालिबान का अपना भी कंट्रोल नहीं है। यानी कि तालिबान के अपने ग्रुप्स के अंदर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसको तालिबान समझते हैं कि ये एक पपेट गवर्नमेंट है और इसका अपना कोई डिसाइसिव रोल नहीं होता, बल्कि इसको दूसरे लोग ऑपरेट करते हैं। तो इस वजह से उनका उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है और इसी वजह से इंट्रा अफ़गान डायलॉग्स जो हैं उनके अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिले हुआ। और
फिर अगर देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है और उनकी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, उन्होंने जो डील की उसमें अफ़गान गवर्नमेंट जो है उसको इन्वॉल्व नहीं किया। ये भी एक फ़्लॉ है इस डील का, जो यूएस तालिबान पीस डील है, दैट इट वाज नॉट एन इंक्लूसिव डील। तो उस एग्रीमेंट में अफ़गान गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी, ताकि कोई स्टैंड ऑफ ना हो फ्यूचर में, इंट्रा अफ़गान डायलॉग्स डिले ना हो। फिर हम अगर देखें ये थर्ड पॉइंट, तालिबान एक्नॉलेजेस टू यू द यूएस रोल इन अफगान नेशन बिल्डिंग एंड एग्री दैट अफगानिस्तान बिकम्स ए क्वेज़ा यूएस क्लाइंट स्टेट। तो इसमें यह है कि कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, और वहाँ पे इतने अरसा इतना साल सिविल वॉर रही है। अमेरिका से पहले वो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में था। तो यूएस को चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान में जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी कुछ करे, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे। द लाइकलीहुड ऑफ दिस सिनेरियो अनफोल्डिंग इज़ लेस, बट नॉट कंसिडरिंग दिस ऑप्शन वुड बी ए ग्रेट injustice to the people of Afghanistan and suffering they have endured at the hands of Americans for a long time. Also it is supported by historical evidence. अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से आपने विद इन द पैराग्राफ जब आप लिख रहे हो तो आपने डालनी है कोटेशन, किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। It is supported by historical evidence as stated by Daniel Maston that it is critical to remember that today's so-called enemy is likely to be part of tomorrow's solution. This has always been true throughout the history of counterinsurgency. अब हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ हेस्टी विड्रॉल, के अगर जैसे कि अभी हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपने कुछ ट्रूप्स को वापस बुलाया है, तो उससे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हेस्टी विड्रॉल वुड हैव कैटास्ट्रोफिक consequences not only on Afghanistan but the region as a whole, leading to a complete collapse of Afghan state resulting in perfect refuge for terrorist groups to freely operate. यानी कि अगर इस तरह से विड्रॉल होगा और यूएस वहाँ पे कोई बग़ैर किसी इंट्रा अफ़गान डायलॉग्स की कामयाबी के किसी प्रॉपर सोल्यूशन तक पहुँचे हुए बग़ैर विड्रॉ कर लेता है अपने वहाँ से ट्रूप्स, तो उससे ये होगा कि जो वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको दोबारा से अपने पाँव जमाने का, ऑपरेट करने का मौका मिल जाएगा। तो दिस विल नॉट बी इन बेनिफिट ऑफ अफ़गानिस्तान, नॉट इन द बेनिफिट ऑफ होल रीजन। और उसके बाद अगर आगे हम देखें तो अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स फाइंडिंग सॉल्यूशंस, और उसमें क्या होगा, फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप किस तरह का होना चाहिए कि इट इज़ एसेंशियल दैट द फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप एंड रिलेटेड इश्यूज सच एज कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ज़रूरी ये है कि वहाँ पे किस तरह का पॉलिटिकल सेटअप होना चाहिए उसके ऊपर बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाए, विमेन राइट्स के बारे में बात की जाए। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स पहले भी होते रहे हैं और इनको ओवरलुक नहीं करना चाहिए, और एक इंक्लूसिव अफ़गानिस्तान हो, और तालिबान की पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी एम्बिगुअस है, तो उसके बारे में क्लियर डिमार्केशन हो, और किस तरह की गवर्नमेंट वहाँ होनी चाहिए। क्या एक हाइब्रिड फॉर्म होनी चाहिए कि तालिबान की भी उसमें कुछ पार्टिसिपेशन हो और जो वहाँ पे सिविल गवर्नमेंट है उसकी भी हो। तो ये एसेंशियल है कि काबुल की, यानी कि जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है, और तालिबान की पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूशन में ही कॉन्स्टिट्यूशनली असर्टन किया जाए एक स्टेबल अफ़गानिस्तान के लिए इन द लॉन्ग रन। और इसके कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि वाशिंगटन को, यानी कि यूएस को, अब यहाँ पे देखिएगा कि जब भी आपने इसको लिखना है यूएस, तो आपने द यूएस लिखना है। तो वाशिंगटन को या यूएस को अपना रोल प्ले करना चाहिए। दे मस्ट रियलाइज दैट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल द पॉलिटिकल स्पेस इन अफगानिस्तान रादर दैन फिजिकल स्पेस। और एक ये जैसे ये टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है जो बोल्ड में है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म, द टाइम इज़ नाउ फॉर कॉशियस ऑप्टिमिज्म। तो इस तरह के जब आप कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स कंक्लूजन में यूज़ करेंगे तो उससे आपकी कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कन्वे हो जाएगी। ये आप ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड। और आगे के, while the ongoing Kabul-Taliban discussion are an icebreaker, they are still a historic, unprecedented and necessary step for a stable Afghanistan. More importantly, they offer a genuine opportunity for ending decades of violence and achieving actual peace. एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका है इसी तरह के इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें है अफगान पीस प्रोसेस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स या व्हाट वुड बी द फ्यूचर सिनेरियोज। तो उसमें अगर हम देखें तो वो था यूएस तालिबान
पीस टॉक्स। तो उसमें हमने जो ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था वो यूएस और तालिबान के ऊपर ही था। और अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अफ़गान पीस प्रोसेस ओवरऑल है। तो अफ़गान पीस प्रोसेस फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में हम पहले इंट्रोडक्शन लिख देंगे, उसके बाद रिकग्निशन ऑफ पीस सेटलमेंट, फिर दोहा पीस टॉक्स। उसके अंदर हम टाइमलाइन दे सकते हैं कि फ़रवरी में ये स्टार्ट हुई थी, उसके बाद कब इंट्रा अफ़गान डायलॉग स्टार्ट हुए और कब यूएस ने अपने ट्रूप्स वहाँ से विदड्रॉ करना शुरू किए और एक मेजर इवेंट्स यानी कि 2020 के जो मेजर इवेंट्स होंगे वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद रिवाइवल ऑफ टॉक्स, उसके बाद रिजर्शन ऑफ रीजनल एक्टर्स यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में, ये 3 अलग से सब हेडिंग्स हो जाएंगी उसके अंदर, रशिया, चाइना और पाकिस्तान की। और फिर फ्यूचर ऑफ अफ़गानिस्तान होगा, फिर विदड्रॉल और फिर सीज़ फायर, फिर काउंटर टेररिज्म गारंटीज़, फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप और फिर कंक्लूजन। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, किस तरह से लेके चलते हैं और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप दे सकते हैं। बी एनालिटिकल और क्वेश्चन की डिमांड्स को समझिए, जो पूछा जा रहा है उसके हवाले से बात कीजिए। और जहाँ पे आपने कोई चीज़ हाईलाइट या एम्फेसाइज़ करनी है उसको किसी डिफरेंट कलर के पेन से लिख दें। फॉर एग्जांपल आप पेपर ब्लू पेन से कर रहे हैं तो ब्लैक से उस कोटेशन को या जो चीज़ आपने हाईलाइट करनी है कोई पॉइंट उसको उससे लिख दें या फिर मार्कर से लिख दें। या फिर अगर आपके पास पेन चेंज करने का टाइम नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर दें ताकि वो थोड़ी हाईलाइट हो जाए चीज़, वो एग्ज़ामिनर को नज़र आ जाए जो पढ़ रहा हो। और अब हम देखेंगे एक टिप जो आपको बहुत हेल्प करेगी करंट अफेयर्स के पेपर में स्टैंड आउट करने के लिए। अभी जैसे हमने इसी जो क्वेश्चन देखा उसी की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो इसमें जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये उस वक्त तक आपने इसको फॉलो करते रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले ही इसमें कोई मेजर डेवलपमेंट हो जाए और आपने उस वक्त तक अपने न्यूज़पेपर को पढ़ना छोड़ दिया हो, या आपको लगा हो कि अब करंट अफेयर्स के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो अब इनके अंदर मज़ीद कोई एडिशन की ज़रूरत नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। अगर एक दिन पहले भी कोई मेजर इवेंट हुआ है तो आपको चाहिए कि वो आप उसको क्लोज़ली वॉच करते रहें और आप उसको उसके साथ इन टच रहें, उसका आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए और अगर आप जो आंसर लिख रहे हैं उसमें वो रेलेवेंट डिटेल आप के काम आ जाए, आपको कहीं पे वो लिखनी पड़ जाए, तो एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये जो कैंडिडेट है ये इन टच है करंट अफेयर से, इसको जो भी रीसेंट हैपनिंग्स हैं, जो भी करंट सिनेरियो है उसके बारे में सारी अपडेट्स का पता है। इवन एक दिन पहले भी जो हुआ है वो भी इसको मालूम है। तो इसलिए आपने आखिरी दिन तक जो भी इस तरह के इवेंट्स हैं उनको फॉलो करते रहना है। जो मेजर इवेंट्स हैं, जो डेली हेडलाइंस हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। ये तो हमें पता चल रहा है कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स में जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपको इस वीडियो से अगर फ़ायदा हुआ है, अगर आपको अच्छी लगी है तो वो भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।